स्टूडेंट्स, आज हम लोग विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पुनर्जागरण का अर्थ, उसके प्रारंभ होने के क्या कारण थे और इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण क्यों प्रारंभ हुआ, इस बारे में पढ़ा, जिसमें कुछ छोटे क्वेश्चन भी हैं और कुछ बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कारणों के संदर्भ में। आगे हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण के विकास के बाद उसका साहित्य, कला और विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा और इन तीनों क्षेत्रों में कितना विकास हुआ, इस बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे कि पुनर्जागरण कालीन जो नई विचारधारा थी उसका साहित्य के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा और साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि पुनर्जागरण ने जो मध्ययुगीन विचारधारा थी उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चर्च और पोप के प्रति जो दृष्टिकोण व्यक्ति का था, जो लौकिक दृष्टिकोण था व्यक्ति का, उसमें परिवर्तन हुआ और एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ, नई चिंतन शक्ति का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और इस परिवर्तन से लोगों ने अपना ध्यान साहित्य, कला और विज्ञान के विकास में लगाया। नई नई खोजें हुई। व्यापारी वर्ग ने जो उनका अधिशेष धन था, जो उनको व्यापार के फलस्वरूप प्राप्त होने लगा, उसका प्रयोग उन्होंने साहित्य, कला और संस्कृति के विकास में व्यय किया। सबसे पहला है पुनर्जागरण का साहित्य पर प्रभाव। पुनर्जागरण की विचारधारा आने के बाद साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ। जहाँ पहले सारी विषय वस्तु धर्म से संबंधित होती थी, अब सभी विषयों पर साहित्य की रचना की जाने लगी। साहित्य अब धार्मिक होने के स्थान पर तर्कपूर्ण होने लगा, व्यक्तिवादी हो गया, मानववादी हो गया। मानव स्वयं के विवेक से सोचने लगा, हर चीज़ का विश्लेषण करके उसने उसे अपनी जो पुस्तक लिखी उसमें अपने विचारों को व्यक्त किया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस समय देशज भाषाओं के विकास से जो साहित्यकार थे, जो लेखक थे, जितने भी, उन्होंने स्थानीय भाषाओं में अपना साहित्य की रचना की, जिससे वहाँ की जो आम जनता थी स्थानीय, उन्होंने आराम से उस साहित्य को पढ़ा और वो काफ़ी प्रभावित हुए और इससे पुनर्जागरणकारी विचारधारा के विकास में और अधिक सहायता मिली। बच्चों, पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि धर्म के स्थान पर जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और प्रकृति को महसूस करते हुए साहित्य की रचना की गई। देशज भाषाओं को महत्व दिया गया, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। 14वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में कई ऐसे साहित्यकार हुए जो उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार थे। दांते से लेके शेक्सपियर तक कई सारे ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी अपनी रचनाओं की रचना की और आम जनता को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रभावित किया। सबसे पहले हम देखते हैं इटली के साहित्य पर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। इटली के साहित्यकारों में दांते, फ्रांसिस्को पेट्रोर्क, गियोवेनी बोccaccio और मैकियावेली आदि प्रमुख साहित्यकार थे, जिन्होंने अपनी स्थानीय भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना की। इटली के साहित्यकार दांते 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये फ्लोरेंस के निवासी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं द डिवाइन कॉमेडी, द मोनार्क आदि के माध्यम से तत्कालीन जो संस्कृति थी, देशभक्ति की भावनाएं थी, राजनीतिक भावनाएं थी, आदि को अपनी पुस्तक के माध्यम से व्यक्त किया।
दांते को फादर ऑफ इटालियन पोएट्री भी कहा जाता है। विता नोवा इसकी एक और रचना है जिसमें प्रेम गीतों का संग्रह है। इस तरह से बच्चों आपको ये भी याद रखना है, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको कि दांते की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के या 3 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें। तो क्या लिखोगे आप लोग? द डिवाइन कॉमेडी, द मोनार्क और विता नोआ। ये इसकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। अगला था इटालियन साहित्यकार फ्रांसिस्को पेट्रार्क। 14वीं शताब्दी में इटालियन विद्वान पेट्रार्क ने अफ्रीका नामक एक लंबा गीत लिखा जिसमें सीपियों के अद्भुत जीवन का उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने फैमिलियर लेटर्स, लाइफ ऑफ इल्यूस्ट्रियस मैन आदि रचनाओं की रचना की। इन्होंने 14 पंक्तियों की विशेष कविता प्रणाली शुरू की जिसे सोनेट कहा गया। पेट्रार्क को मानववाद और पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है मानववाद का जनक? पेट्रार्क को। पेट्रार्क ने क्या किया कि मध्ययुगीन शिक्षा साहित्य के स्थान पर लोगों का ध्यान यूनानी और रोमन साहित्य की ओर आकृष्ट किया और लोगों में यूनानी और रोमन साहित्य के प्रति रुचि जागृत की। अगला इटालियन साहित्यकार है गियोवेनी बोकेचियो। इसे फादर ऑफ लैटिन प्रोज, मतलब प्रोज का मतलब गद्य का पिता, जो लैटिन गद्य का पिता है वो किसको कहा जाता है? बोकेचियो को। और इसकी प्रमुख रचना है डेकामेरन, जो 100 हास्य कहानियों का संग्रह है। और इसमें बोकेचियो ने जनसाधारण और जन भावनाओं को जोड़ते हुए इन हास्य कहानियों की रचना की है। अगला साहित्यकार है मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली। ये 15वीं शताब्दी का एक राजनीतिक विचारक था। इसकी प्रमुख रचना है प्रिंस, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। एक अन्य प्रमुख रचना है द आर्ट ऑफ वार, जिसमें युद्ध कौशल और युद्ध के घातक जो दुष्परिणाम होते हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। इसने मेंड्रागोला नामक एक इटालियन नाटक लिखा। इस तरह से इन सभी साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आम जनता के सामने प्रस्तुत किया अपनी स्थानीय भाषाओं में, जिससे आम जनता काफ़ी प्रभावित हुई और उनमें एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ। तो आपसे इसमें कई तरह के छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 3 प्रमुख इटालियन साहित्यकारों के या इटली के साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो क्या लिखोगे? दांते, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, बोकाचियो और मैकियावेली। ये कौन हुए? इटालियन साहित्यकार। और इनकी अलग अलग रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, जैसे दांते की रचनाएं बताइए, पेट्रार्क की रचना बताइए कौन कौन सी हैं, बोकाचियो की क्या है और मैकियावेली की क्या है। ये हुआ इटली के साहित्य पर पुनर्जागरण का प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस के साहित्य पर पुनर्जागरण का प्रभाव। फ्रांस में फ्रैंकोइस, रेब्लोइस, मोत्ये और मोंटेन प्रमुख साहित्यकार हुए। रेब्लोइस ने 16वीं शताब्दी का एक प्रमुख फ्रांसीसी विद्वान था। इसने क्या किया कि जो गद्य साहित्य होता है उसको उपन्यास पद्धति में लिखना शुरू किया, एक नया परंपरा चालू करी। इसकी प्रमुख कृति थी पेंट्रागुअल और दूसरी थी गरगंतुआ। गरगंतुआ और पेंट्रागुअल ये 2 फ्रेंच नायकों पर लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें स्थानीय घटनाओं को आधार बनाया गया। मोत्ये और मोंटेन ने, ये दोनों फ्रांसीसी निबंधकार थे जिन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से देश प्रेम, तत्कालीन राजनीति, युद्ध
आदि विषयों को व्यक्त किया और आम जनता को उससे परिचित कराया। इंग्लैंड का साहित्य। इंग्लैंड का साहित्य किस तरह से विकसित हुआ पुनर्जागरण के माध्यम से? इस समय के प्रमुख साहित्यकार थे इंग्लैंड के जेफरी चौसर, टॉमस मूर, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन और सबसे मशहूर है विलियम शेक्सपियर। जेफरी चौसर की ये 14वीं शताब्दी का एक प्रमुख ब्रिटिश विद्वान था जिसने कैंटरबरी टेल्स के नाम से अपनी एक रचना लिखी, जिसमें इसने कैंटरबरी नामक स्थान पर सेंट थॉमस नामक तीर्थ की यात्रा करने वाले 30 यात्रियों के गुण और दोषों का अपनी रचना के माध्यम से वर्णन किया है। यह बोक्केचियो से अत्यधिक प्रभावित था और इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। टॉमस मूर अंग्रेजी साहित्यकार था जिसने यूटोपिया नामक काल्पनिक ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा। बाद में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। इस किताब में उसने आदर्श राज्य और समाज की कल्पना की, जिसमें उसने माना कि सभी लोगों का सभी वस्तुओं पर समान अधिकार होता है। ये एक नया दृष्टिकोण था उसका कि समानता का अधिकार देने की बात। एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उसने कहानी के नायक प्रिंस ऑर्थर के गुण और दोषों का वर्णन किया है। अगला साहित्यकार था फ्रांसिस बेकन। इसने द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और द न्यू अटलांटिस आदि ग्रंथ लिखे। इसमें इसने साहित्य पर दर्शन के स्थान पर विज्ञान के दर्शन पर बल दिया। लोगों को तर्कपूर्ण शिक्षा सिखाई इसने, इसलिए इसको पेरेंट ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ स्टडीज़ कहते हैं। इस तरह से फ्रांसिस बेकन ने अपने विचारों का दृष्टिकोण परिवर्तित किया और लोगों का रुझान किस तरफ किया? विज्ञान की तरफ। अगला जो ब्रिटिश साहित्यकार था वो था विलियम शेक्सपियर। ये 16वीं शताब्दी का महान साहित्यकार था इंग्लैंड का। इसने लगभग अपने जो रचना काल था उसमें 40 नाटक लिखे और कविताएं लिखी। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस और मिडसमर नाइट ड्रीम्स। इस तरह से यह शेक्सपियर की प्रमुख रचनाएं थी। इनके नाटकों की विशेषता थी शेक्सपियर के कि जीवन के इन्होंने हर पहलू, चाहे वह कोई भी हो, समाज हो, संस्कृति हो, राजनीति, रोमांस हो, इतिहास हो, आदि सभी पहलुओं पर उन्होंने अपने नाटकों की रचना की। नाटकों के विषय इस प्रकार चुने गए कि वो विषय आज आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हैं। इस तरह से उस समय की जो साहित्यकार थे उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जनता को काफ़ी प्रभावित किया और उन लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो तर्कपूर्ण दृष्टि से सोचें, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें। तो इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि इंग्लैंड के साहित्यकार कौन कौन थे। सबसे प्रमुख जेफरी चौसर, टॉमस मूर, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन, विलियम शेक्सपियर। इनका नाम पूछा जा सकता है और इनकी जो रचनाएं हैं वो अलग से पूछी जा सकती हैं। अगला हम पढ़ेंगे जर्मन साहित्य। जर्मन साहित्य पर पुनर्जागरण का प्रभाव। जर्मनी में मार्टिन लूथर जो एक नेता भी थे, एक विद्वान भी थे, एक विचारक भी थे, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जनता को काफ़ी प्रभावित किया और धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों को अलग करके नया कुछ सोचने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने 95 थीसिस